हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जो गेस्ट है ही इज़ डॉक्टर गौरव शास्त्री, जो एक जेनेटिसिस्ट है। ही इज़ प्रैक्टिसिंग एज अ जेनेटिक काउंसलर सिंस मोर देन 13 ईयर्स और अभी सर प्रैक्टिस कर रहे हैं एज अ क्लिनिकल डायरेक्टर एट स्टर्लिंग ऑक्यूरिस लेबोरेटरी। सो वेलकम सर। एंड सर जो है वो एक्सपर्ट है, जेनेटिसिस्ट है। सो आज हम सर से बात करेंगे कि एंटीनेटल पेशेंट्स होते हैं या तो जो प्री नेटल जेनेटिक टेस्ट होते हैं उसके बारे में पूरा सर से हम गाइडेंस लेंगे। तो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिकली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्री नेटल जेनेटिक टेस्ट? मैडम, प्री नेटल जेनेटिक टेस्ट यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तब उसमें कुछ खामियां हो सकती हैं या नहीं, वो स्क्रीन करने के लिए या कंफर्म करने के लिए जो भी टेस्ट रहता है उसे प्री नेटल टेस्ट कहते हैं। और प्री नेटल जेनेटिक टेस्ट जो होते हैं उसमें कोई मदर को पंक्चर होता है या मदर का कोई इन्वेजिव प्रोसीजर होता है? कौन से प्रकार होते हैं प्री नेटल जेनेटिक टेस्ट के? प्री नेटल जेनेटिक टेस्ट में मैम दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक नॉन इन्वेजिव जहाँ पे मदर का सिर्फ ब्लड लिया जाता है, सो कोई और पंचर नहीं होता है, और दूसरा जो टेस्ट होता है उसे इन्वेजिव टेस्टिंग बोलते हैं, जहाँ पे पंचर करके एमनियोटिक फ्लूइड या कोरियन बायोप्सी लिया जाता है। सो दीज आर द दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग रहते हैं। ओके, सो जनरली सर जो नॉन इन्वेजिव आपने बताया कि मदर का जो ब्लड लिया जाता है, तो नॉन इन्वेजिव प्री नेटल टेस्ट जो होते हैं वो सारे ही प्रेग्नेंट मदर में करना ज़रूरी है? जी मैम, आइडियली तो स्क्रीनिंग हर एक मदर में जो प्रेग्नेंट है उसमें करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि वो हाई रिस्क कैरी तो नहीं कर रहे हैं किसी डिजीज़ के लिए। Yes. तो प्री नेटल स्क्रीनिंग जो है वो मदर के ब्लड से हर किसी में करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, और ये जो नॉन इन्वेजिव टेस्ट हम करते हैं प्री नेटल जेनेटिक टेस्ट, तो कौन से प्रकार के टेस्ट होते हैं और प्रेगनेंसी के कौन से वीक में ये एडवाइजेबल होता है? सो मैम, एक तो जो मदर के ब्लड से प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं वो डबल मार्कर और क्वाड्रुपल मार्कर जो मदर के सीरम से होते हैं, जो बेसिकली 12 वीक से 10 से 13 वीक तक होता है, और 13 वीक ऑनवर्ड्स जो क्वाड्रुपल टेस्ट होता है। और अभी जो है दैट इज़ NIPS, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग जो है वो आप 12 वीक के बाद कभी भी हम कर सकते हैं उसको। ओके, सो यह जो NIPT या तो NIPS हम लोग जो बोल रहे हैं, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? मतलब अगर हम इन्वेजिव टेस्ट करते हैं और फॉर एग्जांपल एमनियोसेंटेसिस, तो एमनियोसेंटेसिस और NIPS जो है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? मैम, बेसिक डिफरेंस ये है कि NIPS जो है वहाँ पे कोई मदर में पंचर करने की ज़रूरत नहीं है, यानी वो एमनियोटिक फ्लूइड कोरियन बायोप्सी के बिना पे होता है, बट वो स्क्रीनिंग टेस्ट ही है, बट उसका सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी इज़ 99%। सो वो बहुत ही ऑथेंटिकेट है। तो जब भी हमें लगता है कि क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी होने के चांसेस हैं, तो डायरेक्टली इन्वेजिव प्रोसीजर जाने से पहले अगर हम ये स्क्रीन कर ले तो अराउंड 95 से 98% तक का इन्वेजिव प्रोसीजर घट जाएगा। ओके, और फॉर एग्जांपल सर, जैसे हमारा एक पेशेंट है जिसमें हस्बैंड और वाइफ तो दोनों में थैलेसेमिया माइनर है और शी हैज़ कंसीव्ड नेचुरली, और अभी उनका टेस्ट करना है, तो इन्वेजिव करना चाहिए या नॉन इन्वेजिव करना चाहिए? करेंटली जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है उससे हम नॉन इन्वेजिव से ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर्स को अभी नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हमें इन्वेजिव प्रोसीजर पे ही जाना पड़ेगा। सो NIPS जो है वो सिर्फ अभी क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी के लिए ही वैलिडेट है पूरे वर्ल्ड में। सो अगर थैलेसेमिया, सिकल सेल ऐसा कुछ देखना है तो हमें इन्वेजिव पे ही जाना पड़ेगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल यह जो पेशेंट है थैलेसेमिया माइनर है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को थैलेसेमिया माइनर है, तो उनके लिए कौन सा टेस्ट आइडियल होगा और कितने वीक्स पे करना चाहिए?
आइडियली मैम 12 से 10 वीक से 13 वीक तक कोरियन बायोप्सी से भी ये टेस्ट हो जाता है। और अगर ये मिस हो चुका है तो आफ्टर 14 to 15 वीक एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट करके उसमें से भी टेस्ट होता है। अभी थैलेसीमिया के लिए जो सेंगर सीक्वेंसिंग या पीसीआर बेस्ड टेस्ट अवेलेबल है, उससे हम कंफर्म डायग्नोसिस कर सकते हैं कि जो बच्चा है वो थैलेसीमिया मेजर है, माइनर है या टोटली नॉर्मल है। ओके, सो बहुत ही सर ने अच्छे से हमें समझाया कि थैलेसीमिया या तो सिकल सेल एनीमिया होता है। आइडियली ऐसे पेशेंट को प्री कंसेप्शन काउंसलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यदि आप नेचुरली कंसीव हो जाते हो तो इट इज़ आइडियल कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्लीस्ट आपके जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके पास पहुँचिए, ताकि 10 वीक्स टू 13 वीक्स के बीच में जो कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग हम बोलते हैं, कोरियोनिक विलस बायोप्सी, वह बायोप्सी करके जो बच्चा है, अभी आप जो एंटीनेटल आपका जो चेकअप हो रहा है, तो बच्चे में थैलेसीमिया माइनर, मेजर या तो टोटली हेल्दी बच्चा है, यह जानकारी मिल सकती है। सो सर, अभी जैसे NIPT टेस्ट जो है तो यह सारे एंटीनेटल पेशेंट के लिए करना चाहिए या कोई स्पेसिफिक पेशेंट के लिए ही करना चाहिए? मैम अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे कॉस्ट फैक्टर भी एक काम करता है। तो डेफिनेटली NIPS जो है उसका सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो और डबल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट जो सीरम बेस्ड है उससे। NIPS डेफिनेटली क्वाड्रुपल और डुअल मार्कर से सेंसिटिविटी ज़्यादा होने से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, जहाँ पे भी हमें लगता है कि यहाँ पे क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी होने के चांसेस है और हमें सिर्फ वही देखना है, वहाँ पे हम डेफिनेटली NIPS को ज़्यादा भार दे सकते हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल या तो कॉस्ट फैक्टर जो है उसकी वजह से आई थिंक वी आर नॉट एडवाइजिंग NIPS या तो NIPT फॉर ऑल द एंटीनेटल पेशेंट। लेकिन जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी इश्यूज नहीं है, आई थिंक वी शुड प्रिफर NIPS और NIPT एज द फर्स्ट नॉन इन्वेजिव मार्कर एज इन स्क्रीनिंग। सर, एनी लिमिटेशंस, मतलब NIPS के जो बेसिकली आपने बताया कि इट इज़ अल्टीमेटली इट इज़ अ स्क्रीनिंग मेथड, सो स्पेसिफिक लिमिटेशन फॉर NIPS? NIPS करने के लिए सबसे पहले जो चाहिए वो फीटल का DNA। सो मदर के ब्लड से हम टेस्ट कर रहे हैं, सो मदर के ब्लड में फीटल का DNA का जो प्रमाण होना चाहिए वो 4% तक का होना चाहिए, तभी ये टेस्ट पॉसिबल है। ओके। और दूसरी बात जो है कि हम जो DNA देख रहे हैं वो प्लेसेंटा से आता है। सो कभी कभार ऐसा होता है कि प्लेसेंटल मोज़ेइसिज्म यानी प्लेसेंटा में नॉर्मल और अबनॉर्मल दोनों सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बट बच्चा नॉर्मल या मोज़ेक भी हो सकता है। तो ये दो चीज़ें NIPS में अभी जो लिमिटेशंस है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। और सर, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है जिनको ट्विंस प्रेगनेंसी है या तो ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी है, तो ऐसे पेशेंट में NIPS में कोई लिमिटेशंस है या फिर ट्विन के लिए NIPS वैलिडेट हो चुका है बट ट्रिपलेट के लिए नहीं है। सो अगर ट्रिपलेट है या इवन वैनिसिंग ट्विंस की हिस्ट्री है या फिटल रिडक्शन हुआ है तो वहाँ पे NIPS करना एडवाइजेबल नहीं है। ओके, तो जिनको ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है उनके लिए कौन सा बेस्ट प्रीनेटल जेनेटिक टेस्ट मैम होगा? उनके लिए ट्रिपलेट आई थिंक क्वाड्रुपल और जो डबल मार्कर है वो अप्रोप्रिएट हो सकता है। ओके, फाइन। सो डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर एंड क्वाड्रुपल मार्कर, दिस आर द 3 टेस्ट जो पेशेंट्स हैं जिनको ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है उनके लिए एडवाइस कर सकते हैं। दूसरे ऐसे कोई फैक्टर सर कि जहाँ पे NIPT का जो रिजल्ट है वहाँ पे कोई मतलब एनी डिपेंडेंट फैक्टर विच कैन अफेक्ट द NIPT रिजल्ट? ओके, सो मैम जैसे मैंने कहा कि हमें फीटल DNA चाहिए अमुक मात्रा में तभी हम रिपोर्ट कर पाते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो फीटल के DNA को घटा देता है। जैसे अगर मदर लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन पे है तो ऐसे केस में फीटल DNA कम आने के चांसेस है। अगर मैटरनल वेट ज़्यादा है 85-90 kg तो वहाँ पे भी फीटल फ्रैक्शन कम आने के चांसेस है। अगर मदर को कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है या ऐसा कुछ भी है कैंसर रिलेटेड तो वहाँ पे भी फीटल फ्रैक्शन कम आ सकता है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद फीटल DNA का जो मात्रा है वो कम कर सकता है।
तो वहाँ पे NIPT का रिजल्ट थोड़ा वेरी कर सकता है। और सपोज ऐसे फैमिली मतलब ऐसे हिस्ट्री हमें पता है या तो जो आपने बोला कि जो फैक्टर्स हैं कि मदर इज़ ऑन लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन है, तो ऐसे पेशेंट में हम आगे क्या एडवाइस कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल NIPT पॉसिबल नहीं हुआ है, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन? सो मैम, अगर जहाँ पे NIPT पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ एनी बायोलॉजिकल फैक्टर और फीटल फ्रैक्शन की वजह से, और हमें सोनोग्राफी में लगता है कि नहीं फीटस में कुछ ना कुछ मार्कर प्रेजेंट है अबनॉर्मलिटी के लिए, तो वहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट को अवॉइड करके डायरेक्टली इन्वेजिव प्रोसीजर करवाना इज़ बेटर ऑप्शन। ओके, सो इन्वेजिव टेस्ट जैसे सर आपने बताया कि एमनियोसेंटेसिस एक होता है जो 16 to 20 वीक्स में करते हैं, और कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग जो 10 to 13 वीक्स के बीच में करते हैं। सो काफ़ी बार जैसे पेशेंट को हम एमनियोसेंटेसिस एडवाइस करते हैं तो उनकी क्वेरी होती है कि एमनियोसेंटेसिस जो है वो कंफर्मेटरी है या उसके आगे भी उनको कोई टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है? मैम, इन्वेजिव टेस्ट जो है एमनियोटिक फ्लूइड से या कोरियन बायोप्सी से वो कंफर्मेटरी टेस्ट है। यानी अगर हम देख रहे हैं कि ये डाउन सिंड्रोम है या सिकल सेल है या थैलेसीमिया के लिए देख रहे हैं, तो उससे हमें कंफर्म पता चल जाएगा कि हाँ इसमें थैलेसीमिया है या नहीं है, या डाउन सिंड्रोम बच्चा है या नहीं है। सो इट इज़ अ कंफर्मेटरी टेस्ट। ओके, उसके सो उसमें जो क्रोमोसोम हम जो चेक करते हैं, तो इफ़ देर इज़ अ ट्रांसलोकेशन या तो बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन, सारा ही वो टेस्ट में आ जाता है। यस, सो फ्रेंड्स, गौरव सर ने हमें बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया कि एंटीनेटल पेशेंट्स जो है, जो मदर्स अभी प्रेग्नेंट हैं, उनमें कौन से जेनेटिक टेस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, और यह जो जेनेटिक टेस्ट होते हैं वो कौन से वीक्स में किए जाते हैं, यह सारी सर ने आपको जानकारी दे दी है। और सर, आप कोई स्पेसिफिक हमारे जो व्यूअर्स हैं जो अभी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज देना चाहते हैं? प्रेगनेंसी में स्क्रीनिंग टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी है। इन्वेजिव टेस्ट तभी कर सकते हैं जब स्क्रीनिंग में कुछ अबनॉर्मलिटी या फैमिली हिस्ट्री में कुछ पॉजिटिव है तो, बट स्क्रीनिंग टेस्ट मुझे लगता है कि हर कोई प्रेग्नेंट लेडी को कराना चाहिए, ताकि पता चले कि जो बच्चा अंदर है उसमें कुछ जेनेटिक या और कुछ खामियां तो नहीं है। सो स्क्रीनिंग टेस्ट डेफिनेटली कराना चाहिए हर किसी को। सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विथ अस, एंड थैंक यू ऑल अवर व्यूअर्स। आपको आज बहुत सारी डिटेल में जानकारी मिली है। आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। हम जल्दी कोशिश करेंगे आपके इन क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू।